की रौनक काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमारे दो अहम मिशंस जो कि मेडिकल मिशंस के इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, उसमें एक IMI हेल्थ मेडिकल मिशन है जो कि तकरीबन 2000 से 2025 साल से हुज्जाज की रहनुमाई कर रहा है सेहत के अनुमान से। और एक और मिशन हमारा अरबई मेडिकल मिशन है। मैं गरम को लाया कवा मुझको मेरा मुकद्दर ला। ये मुख्तसर सी वीडियो है, आप सबकी तवज्जो में मबजूल चाहूँगा इस तरफ। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान में मजीद 1 करोड़ 25 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। 2022 में ये शरह 34.2% थी, जो 2023 में 39.4% तक पहुंच गई। पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल, अजनास की कीमतों में इजाफा और 2022 की सैलाब की तबाहकारियां शामिल हैं। हुकूमत कर्जे में डूबी हुई है, महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीब अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। ऐसे में चंद फरिश्ता सिफत लोग हैं जो गुर्बा की मदद पर मामूर हैं। उनमें इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल का नाम सरे फहरिस्त है, जो गुज़िश्ता 30 साल से इंसानी खिदमत में मसरूफ है। आज से 30 साल पहले मेडिकल के कुछ तलबा ने इंसानी खिदमत का ख्वाब देखा। न्यूयॉर्क के बेसमेंट से छोटे पैमाने लेकिन बड़े दिल के साथ यहाँ पर काम शुरू किया। कतरा कतरा मिलता गया और आज पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इराक समेत दुनिया के 18 ममालिक में इमामिया मेडिक्स की शाखें फैली हुई हैं, जहाँ 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स इमामिया मेडिक्स के ज़ेर साया कामयाबी से चल रहे हैं। सैकड़ों रज़ाकार तालीम, सेहत, पीने के साफ पानी, कुदरती आफात और जंगज़दा इलाकों में परेशान हाल लोगों का दुख बांट रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कराची समेत कई शहरों में चल रहे हैं। इनमें गेटविल चैरिटेबल क्लिनिक्स हैं जो तादाद में 14 हैं और ये कराची, थर, डेरा इस्माइल खान, पारा चिनार, शिगर और उच्च शरीफ समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। यहाँ मरीजों का मुफ्त इलाज होता है, डॉक्टर्स हैं और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाती हैं। IBPMS यानी इमामिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में फाल है। इसके जरिए मुहर्रम, अरबईन और रमजान में मरकजी जुलूस में कैंप लगाए जाते हैं, जहां ब्लड डोनेशन के जरिए सालाना 1500 खून की बोतलें जमा की जाती हैं। जंजीर जनी करने वाले मोमिनीन की मरहम पट्टी की जाती है। ये एक बड़ा ऑपरेशन है जो मुहर्रम और रमजान के अलावा भी सारा साल चलता है। IMI अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर शुदा इदारा है जो रंगो नस्ल और मजहबी तफरीक से बालातर होकर दुनिया भर में समाजी और फलाही कामों में मसरूफ रहता है। इमामिया मेडिक्स के डॉक्टर्स और रज़ाकारों को जहां मौका मिलता है वो आवाम के लिए फ्री मेडिकल कैंप की सहूलत फराहम करते हैं और ये अमल सारा साल जारी रहता है। इमामिया मेडिक्स इंटरनेशनल पाकिस्तान में मेडिकल फील्ड में बहुत फाल है। इनका डेंटल विंग शहर शहर जाकर स्कूलों में बच्चों को ओरल हाइजीन के बारे में मालूमात फराहम करता है। साथ ही साथ यंग डॉक्टर्स को भी एजुकेट करना इमामिया मेडिक्स के फराइज में शामिल है। इमामिया मेडिक्स इल्म के प्यासों के लिए अपनी बाहें फैलाए हुए है। हम साल में 50 से ज्यादा स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। इसके अलावा जो तलबा अपनी फीस नहीं दे सकते उन्हें एजुकेशन लोन भी दिया जाता है। उन्हें हर तरह से एजुकेशनल असिस्टेंस फराहम की जाती है। इसके अलावा तलबा के लिए मुख्तलिफ एकेडमिक क्लासेस, वर्कशॉप्स का भी इनेकाद किया जाता है। बच्चों के लिए सॉफ्ट स्किल वर्कशॉप भी मुनक्किद की जाती हैं, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से हैंड्स ऑन स्किल यानी बच्चों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाता है। कराची में मौजूद IMI सेंटर भी हर वक्त डॉक्टर्स के लिए खुला रहता है, जहां यंग डॉक्टर्स को ट्रेनिंग के मौके फराहम किए जाते हैं। यहाँ बाकायदगी से एकेडमिक सेशन होता है। तजुर्बेकार डॉक्टर्स अपने तजुर्बात यंग डॉक्टर्स से शेयर करते हैं। कोयटा में वाक़ एक अहम प्रोजेक्ट सीनाज
जिससे पहला बैच ग्रेजुएट होकर पास आउट भी हो चुका है। गुज़िश्ता कई बरसों में पाकिस्तान में जो तबाहकुन सैलाब आए, इमामिया मेडिक्स ने तनदही से इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। बलूचिस्तान और सिंध के दूर दराज इलाकों में 400 के करीब मेडिकल कैंप्स लगाए गए, जहां 6000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया और उन्हें लाखों रुपए की अद्वियात मुफ्त फराहम की गईं। इसके अलावा पाकिस्तान के पसमाइंदा इलाकों में कायम मुफ्त क्लिनिक्स और एम्बुलेंस सर्विस का नेटवर्क हर रोज इंसानी जान बचाने में मसरूफ है। आज भी किसी तरह की कुदरती आफत की सूरत में IMI पाकिस्तान बिना किसी रंगो नस्ल की तफरीक के इंसानी खिदमत में मसरूफ रहता है। इसके डॉक्टर्स पूरे मुल्क में फैले हुए हैं जो इंसानी खिदमत में मशगूल हैं। IMI गुज़िश्ता 20 साल से हर साल हज मिशन में हिस्सा ले रहा है। तीस साल का ये तवील, कठिन और सब्र आजमा सफर आपकी मदद के बगैर आसान न था और हमने ये सफर रब्बे जुल जलाल पर यकीन और आपके सहारे तय किया है। हमें हर कदम पर आपकी दुआओं और अतियात के सहारों की जरूरत है। हमें इस मिशन को आगे बढ़ाना है और आगे जाना है। याद रखिए, जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। और ये बात मुमकिन नहीं कि एक रूहानी इबादत जिसमें कि एक मुशक्क़त भी इन्वॉल्व है, वो एक इंसान बगैर जिस्मानी सेहत के कर सके। हमें जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि हम इस रूहानी सफ़र को किस तरह से मोस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं, बहुत आराम से उसको अंजाम दे सकते हैं। जैसे कि कुरान करीम में इरशाद हुआ कि जो लोग उसकी तरफ जाने की कुदरत रखते हैं उन पर वाजिब है कि वो उसके घर की ज़ियारत करें। इस ज़ियारत के लिए हमारे पास इस्तिताअत ज़रूरी है और ये इस्तिताअत ना सिर्फ माली इस्तिताअत है बल्कि जिस्मानी इस्तिताअत भी है। और आप देखेंगे इन तस्वीर में कि लोगों का जम्मे गफीर है जो कि चल रहा होता है और ये मंजर है जहाँ पर के जमरात के लिए आप लोग पत्थर मारने के लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आने और जाने वाले रास्ते पर हजारों लाखों लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं। हम जब भी टेस्ट करते हैं खवातीन का भी और हजरात का भी अपने अस्पतालों में, तो हम ये देखते हैं कि उनके अंदर विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी आती है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारे सर से लेके पैर तक, हड्डियों से लेके खाल तक हर उसको मेंटेन करने में, उसको नॉर्मल रखने में मदद करता है। 2 लाख यूनिट का कैप्सूल आता है और इसके इंजेक्शन भी आते हैं। वो अगर आप महीने में एक मरतबा पी लें या खा लें तो वो पूरे महीने के लिए काफी होता है। तो अगर एक आज आप ले लेते हैं और दूसरा 1 महीने बाद ले लेते हैं और उसके बाद आपकी हज फ्लाइट होती है, तो वो आप जब वापस आएंगे उस वक्त तक के लिए इंशाअल्लाह ताला काफी होगा। जब इंसान मुश्किल में होता है, तकलीफ में होता है, भूख प्यास का शिकार होता है, खास तौर पे सफर में, उसका असल हालत जो है वो हमारे सामने आती है। सफर में यही कहा गया है कि अगर दोस्ती करनी है किसी से तो उसके साथ सफर करके देखो। अगर तुम उसके साथ सफर करते हो और अच्छा पाते हो तो इसका मतलब वो बेहतरीन दोस्त साबित होगा। एक माँ है जो कि अपने बच्चों को साथ नहीं लेके जा सकती। 30-40 दिन का, 20 दिन से लेके 40 दिन का सफर है। मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं जो यहाँ से जाते हैं, डेफिनेटली उसको एक बच्चों की याद और घर की याद, घर की परेशानियां, ये सब चीजें परेशान करती है। आप अपनी जॉब छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के जाते हैं और जो खवातीन है वो जॉब करती हैं, वो अपनी जॉब छोड़ के जाते हैं, तो उनकी सबकी जो है वो परेशानी होती है। डिप्रेशन भी होता है, झुंझलाहट भी होती है। तो उसके लिए अगर आप दवाइयाँ लेते हैं पहले से तो दवाइयों को तर्क ना करें। दवाइयाँ नहीं लेते तो अभी से इन मामला को जो है वो सेटल करने की कोशिश करें और देखें कि अगर आपको दवा की जरूरत है तो ये मसाइल जो है वो हल हो सके। आज से रोजाना चलना शुरू कर दें। मैं आपसे पहाड़ पर चढ़ने को नहीं कह रहा,
बस मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि जब शाम हो जाए, रात हो जाए, 7-8 बजे के बाद आप 1 घंटा चलने की कोशिश करें। शायद पहले दिन ना चल सके, लेकिन पहले दिन हो सकता है 10 मिनट चल सकें, उसके बाद अगले हफ्ते 20 मिनट चल सकें, उसके अगले हफ्ते जो है वो 30 मिनट चल सकें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अपने चलने की आदत को बढ़ाइए, क्योंकि वहां पर चलना पड़ता है। एक और कॉमन प्रॉब्लम जो कि हम देखते हैं वो है एलर्जी की, जो कि मदीना में ज्यादा होती है। पहले सर्दी होती थी, इस दफा ठीक ठाक गर्मी वाला हजार है, लेकिन एलर्जीज अपनी जगह पर होती हैं। भांत भांत के लोग जो वहां पे मौजूद होते हैं, लेकिन आप देखेंगे जो कि मौजूद ममालिक से जो लोग आते हैं वो मास्क लगा के चल रहे होते हैं। मुस्तहब तवाफ में भी, मुस्तहब यानी औकात में जब आप जाके बगैर एहराम वाला जो है वो जब आप हज कर अमाल कर रहे होते हैं तो आप तब उसके अंदर लगा सकते हैं मास्क, खास तौर पर मदीने में, क्योंकि वहां पर मस्जिद में थ्रू आउट कारपेट बिछा हुआ है। और साथ साथ जो लोग के सांस के अमराज का शिकार हैं तो वो अपने इनहेलर्स को पहले से लेके जाएं। जिनको अपने सांस की आवाज में चूचू की आवाजें आती हैं वो पहले से जो है वो उसका ख्याल रखें और अपने साथ इन चीजों को लेके जाएं। साफ सुथरा खाना खाना है, वहां पर मजालिस भी होती है, वहां पर तबर्रुक भी बढ़ता है, वहां पे आमतौर पे खाने का तबर्रुक होता है। तो अगर इस तरह का सिलसिला है तो वो सड़ा हुआ खाना, बासी खाना, ये चीजें अवॉइड करें, उतना लें जितना आप खा सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन वहां पर प्रॉब्लम होती है और उसका हल जो है वो जाहिर सी बात है हाई फाइबर डाइट, जिसमें कि फल और सब्जियां वगैरह शामिल है, मगर तीनों वक्त गोश्त खिलाया जाता है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये जहाँ पे तो हमारे घर में हफ्ते में 1-2 दफा गोश्त पकता है, और वहां पर इतिकाफ में भी मैंने यही देखा। जो इतिकाफ में बैठता है वो आता है, कहता है यार पेट खराब हो गया, तो सहरी में गोश्त, अफ्तार में गोश्त। अब इतिकाफ में बैठे क्यों थे अगर 6 टाइम गोश्त खाना था तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप जा रहे हैं वहां पे तो कोशिश करें कम खाने की और पानी ज्यादा पीने की। अगर खाना हो तो गोश्त और ये कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें कम से कम इस्तेमाल करें। इसकी वजह ये है कि अगर आपका पेट खराब हो गया तो अरफात में और मिना में आपको वॉशरूम्स का बहुत मुश्किल होता है। यानी आप जो है वो खड़े होते हैं लाइन में, वहां पे दुआ चल रही होती है और 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा जो है ना आपको इंतजार करना पड़ता है। इसका ये मतलब भी नहीं कि पानी ना पिए के भी वॉशरूम जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ खवातीन और हजरात भी करते हैं। मर्दों में ये प्रॉब्लम हो तो बहुत ज्यादा सीवियर हो सकती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, खवातीन में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखें कि पानी ना पीने की सूरत में अगर पेशाब का इन्फेक्शन हो गया तो अभी तो आपको 3-4 घंटे में जाना पड़ता है, उसके बाद आपको हर 15 मिनट बाद पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा। हीट स्ट्रोक की अलामात जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उसके अंदर आपको जो अहम अलामात है वो ये कि एक इंसान बहुत तेज गर्म स्किन पे हाथ लगाएंगे तो उसको बहुत गर्म महसूस हो रहा होगा, घबराहट का शिकार होंगे, पसीना नहीं आ रहा होता उसके अंदर, चक्कर और गुनूदगी होती है और आगे चल के वो इंसान बेहोश हो जाता है और उसका जिस्म का दर्जा हरारत बहुत बढ़ चुका होता है, शदीद प्यास लग रही होती है। इस सूरत में आपको करना क्या होता है, आपके साथ अगर कोई शख्स है और आपको इसमें से कोई अलामत महसूस हो रही है तो उसको साए में ले जाए। साए में ले जाने के बाद उसको नहला लें, नहलाने के बाद उसके ऊपर आप पंखा चला दें या फिर हाथ से झलना शुरू कर दें, और जितनी जल्दी मुमकिन हो आप एम्बुलेंस को कॉल करें ताकि उसको अस्पताल या करीबी डिस्पेंसरी में ले जाके ड्रिप लगाई जा सके। और उसका पैर को, अगर उसका पल्स आप महसूस कर सकते हैं फास्ट चल रही है, तो उसके पैर को ऊपर की तरफ उठा दें ताकि उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बेहतर हो जाए। अगर वो होश में है और उसको वॉमिटिंग नहीं हो रही है तो फिर आप उसको बिठा के और आहिस्ता आहिस्ता पानी पिलाना शुरू कर सकते हैं ताकि वो हाइड्रेशन हो सके। और अगर कोई बुखार उतारने की दवा है तो साथ में हम बुखार उतारने की दवा उसको दे सकते हैं। कुछ अमराज ऐसे हैं जो कि हमारे साथ लगे हुए हैं। अगर अभी यहाँ पर मिसाल के तौर पे 200 अफराद बैठे हुए हैं और हम में से किसी को नहीं मालूम कि हमारी शुगर क्या है, तो इसमें से 25% लोग वो होंगे जो कि शुगर के मर्ज का शिकार होंगे। ठीक है, यानी कि 50 अफराद, 200 में से 50 लोग वो होंगे जिन्हें शुगर है। खुदावंद आलम ने आपको एक मौका दिया है, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, आप अपनी शुगर चेक कराएं, आप अपना क्रिएटिनिन चेक करवाएं, जिगर का टेस्ट करवाएं,
कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, आंखों का मुआयना करवाएं, अपने दांतों का मुआयना करवाएं। ये सब कुछ मिला मिलू के भी जो ना वो 4-5 हजार रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होगा। जवान होने का मतलब यही है कि आपको ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। मैंने 27 साल के लड़के को हार्ट अटैक होते देखा है, मैंने 8 साल के बच्चे को शुगर देखी है, और उससे भी छोटे बच्चों में मैंने शुगर देखी है। ठीक है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि जवानों को कुछ नहीं हो सकता और बूढ़ों को हो सकता है, या बूढ़ों को नहीं हो सकता और जवानों को हो सकता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। 22% अफराद वो हैं जिन्हें कोई ना कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है और उनको कंसल्टेशन की जरूरत है। और डिप्रेशन का इंसिडेंस इतना ज्यादा है, और डिप्रेशन लीड्स टू सुसाइड। इंसान खुदकुशी कर लेता है डिप्रेशन के चक्कर में, और ये काबिल इलाज मर्ज है। ठीक है, खर्राटे आमतौर पर ख्याल ये किया जाता है कि सिर्फ मर्द लेते हैं, खवातीन भी लेती हैं। अगर आप उनके बाद सोएं तो आपको पता लगेगा कि वो भी खर्राटे लेती हैं, लेकिन आप आमतौर पे जो है वो खवातीन से पहले सो जाते हैं। खूब दिल भर के खर्राटे लेती है खवातीन। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी आदमी को सोते हुए देखें ना जो कि खर्राटे लेता हो, और उसको आधा 1 घंटा तक देखते रहे, तो आपको पता लगेगा कि दरमियान में उसकी सांस रुक जाती है, सांस रुक जाती है, फिर वो हड़बड़ा के उठता है। उठने के बाद वो कुछ सांसें अच्छी लेता है, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो डीप स्लीप में जाता है, तो खर्राटे शुरू होते हैं और फिर सांस रुक जाती है। ये एक जानलेवा मर्ज है, अगर इंसान को समझ में आए। ये कॉज है ब्लड प्रेशर हाई होने की और दिन में रोड पर एक्सीडेंट्स होने की, क्योंकि रात को नींद कंप्लीट नहीं हो रही होती है पूरी तरह से, और दिन में लोग जो है सड़क पे आके और एक्सीडेंट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है मोटापे पर कंट्रोल। आज से सोचने के 24 घंटे में एक खाना खाना है, वो भी एक रोटी खानी है, वो भी बगैर तली हुई चीजों के साथ खानी है। ठीक है, और आप देखेंगे 40 दिन के अंदर आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा इलाज जो वक्ती तौर पर है वो ये है कि रात को सोते वक्त एक मास्क आता है जो टाइटली फिट करते हैं नाक और मुंह पर, और उसको एक मशीन से अटैच कर देते हैं जिसको हम सीपैप मशीन कहते हैं। और उस मशीन को आप चला दें, रात आपकी अच्छी गुजर जाएगी, सुबह को आप अच्छे मूड के साथ उठेंगे। और इसके साथ बेशुमार मेरे मरीज हैं जो कि सोते हैं, रोजाना घर पर सोते हैं, वो कोई अस्पताल में एडमिट नहीं होता, और उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, उनकी जॉब भी अच्छी चलती है, वो दिन में ट्रैफिक के अंदर एक्सीडेंट्स भी नहीं कर रहे होते। शुगर पे आ जाते हैं। शुगर 130 से कम होनी चाहिए फास्टिंग में जो शुगर के मरीज हैं, और रैंडम में 180 से कम होनी चाहिए जो शुगर के मरीज हैं। जिनको शुगर नहीं है उनकी हर हाल में फास्टिंग में 100 से कम और रैंडम में 126 से कम होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपकी आ रही है तो आप इम्पेयर्ड है, यानी कि आपको आज से शुगर खाने में एहतियात करनी चाहिए। जो लोग के दवाओं पर हैं उनको दवाओं का जखीरा यहाँ से करके अपने साथ ले जाना है। जो कि इंसुलिन पर है, इंसुलिन ले जाने की इजाजत है, उसकी आपके पास नुस्खा होना चाहिए। एक इंसुलिन का उसके अंदर ड्रम होता है जिसके अंदर हम लोग साइड में बर्फ डाल देते हैं और बीच में उसको रख सकते हैं। और आजकल जो इंसुलिन के पेन आ रहे हैं वो 24 घंटे तक आप आराम से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। तमाम शुगर के मरीज अपने साथ शुगर का आला और स्ट्रिप्स खुद लेके जाएंगे। शुगर चेक भी करनी है और साथ साथ अपने साथ कोई ऐसी मीठी चीज भी रखनी है जो कि आप हफ्ते जरूरत खा सकें। और इसके अलावा आपके पास अगर आप बेहोश हो जाते हैं तो कहीं पे आप पड़े हुए अगर मिले तो लोगों को पता हो कि शुगर कम होने से आपका ये प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके लिए हम गले में भी कहते हैं कि आप पहन के रखें। गले में नहीं पहन सकते हो, आपके वॉलेट में कोई कार्ड रखा हुआ जिसपे लिखा हो मैं शुगर का मरीज हूँ, बेहोश पाया जाऊं तो मुझे कोई मीठी चीज खिला दी जाए। जोड़ों के अमराज जिनको हैं उनको व्हील चेयर का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर भी व्हील चेयर का इस्तेमाल करना है, उतरने के बाद भी व्हील चेयर का इस्तेमाल करना है। और चले तबाफ तो आप खुद कर लें शायद, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है फिटरी तौर पर शरई तौर पर कि सही जो आप करते हैं वो व्हील चेयर पे करें। ब्लड प्रेशर की दवाओं का स्टॉक अपने पास ज्यादा रखें, और कभी कभार गुम आ जाती हैं दवाइयाँ, वहां पर 10 गुना कीमत पर मिलती हैं, मिल जाती है सारी दवाइयाँ, ओवर द काउंटर भी मिल जाती है, लेकिन पैसे आपके पास अच्छे खासे उसके लिए होने चाहिए। वो तो हमारे हाजी लोग हैं तो पैसे का तो मसला ही नहीं है। आजकल एंजाइना का मर्ज है वो दवाओं पर बहुत अच्छा कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, बस आपको अपनी एक्सर्शन को मुनासिब रखना है, दिल की रफ्तार को ठीक रखना है, शुगर और ब्लड प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, तो दिल के अमराज के लोग आराम से जो है वो अपना हज कर लेते हैं।
गर्मी से आपको परहेज करना है, ओवर एक्सर्शन से परहेज करना है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको इंशाल्लाह नहीं होगी। सिगरेट नोशी आदत नहीं है, सिगरेट नोशी एक बुरी आदत है जिससे ना सिर्फ आपको तकलीफ होती है, मगर आप किसी के सामने अगर 5 सिगरेटें पीते हैं तो एक सिगरेट उसको भी पिलाते हैं। तो अगर मैं बैठ के सिगरेट पी रहा हूँ और मेरे सामने 5 लोग बैठे हैं, तो एक सिगरेट मैंने पी और 20-20% उन 5 ने भी पी। दांतों के मसाइल, वही वाली बात पे थोड़े से पैसे अपने ऊपर आज खर्च कर लें, वहां पर वो जो डेंटल सर्जन बैठे हुए होते हैं ना सऊदीया में, बहुत रेट लगाते हैं। दांत निकाल देंगे आपका, आप फिर रोते फिरें, ठीक है। दांत नहीं निकालेंगे तो उन्हें सही से वो रूट कैनाल करनी नहीं आती, जाके एक अपना 1000 रुपए का ओपीजी करवाएं, जो दांत खराब है उसमें जो रूट कैनाल होनी है, जो कैविटी है, उसको आज ठीक करा लें। आज की कैविटी कल का जो है ना रूट कैनाल बनती है। आज जाके खवातीन के मसाइल नहीं है ये, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम, पीरियड्स आना कोई मसला नहीं है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेगनेंसी हजरत आदम और हव्वा के जमाने से चल रही है, ये उस वक्त से हज भी चल रहा है, हजरत इब्राहिम के जमाने से हो रहा है, रसूल अल्लाह के जमाने से हज हो रहा है। कोई दवाइयां नहीं होती थी, कोई गोलियां नहीं होती थी, शरई अहकाम मौजूद है। जो गोलियां नहीं खाना चाहते उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप उलमाए कराम से रुजू करके और हज के दिनों के अंदर भी, हज के अलावा भी, मदीने में भी, मक्के में भी दवाओं के बगैर रह सकते हैं। अगर आप दवाओं के साथ अपने पीरियड्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका भी तरीकाकार है। ये याद रखें कि आप एक पीरियड को डिले कर सकते हैं, 2 को डिले नहीं कर सकते। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग शुरू होती है और आपके लिए बहुत ज्यादा मसाइल शुरू हो जाते हैं। एक्सपर्ट से पूछें जिसने पहले हज किया हो और वो दीनदार हो। सऊदीया दवाइयां ले जाने के लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन ठप्पा लगी हुई ले जाके और उसको जमा कराना होता है, वहां से हाजी कैंप से जाके उसको पैक कराना होता है। आप लोग अगर अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा दवाएं ले जाएं, यही शुगर, ब्लड प्रेशर, पेनाडोल, ब्रूफेन वगैरह वगैरह, तो ये हमें वहां पर काम आती है। जब आप वहां पर आते हैं और आपको प्रॉब्लम होती है, हम लोग क्लिनिक कर रहे होते हैं, आप लोग आके अपनी दवाइयां हमें दिखाते हैं, हम उसमें से आपको दवाइयां दे देते हैं। जो आपके पास दवाइयां ज्यादा होती हैं वो दूसरे किसी हाजी के काम आ जाती हैं। यहाँ से 200 रुपए की एक्स्ट्रा दवाइयां ले जाना मुश्किल नहीं होता, वहां पे जब दवाइयां खत्म होती है ना आज मीना में, तो बहुत मुश्किल होती है। देखिए, गर्दन तोड़ बुखार, फ्लू और पोलियो की वैक्सीन लाजमी तौर पर लगवानी है और ये हाजी कैंप से लगेगी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आज लगवा लें पहली डोज, 1 महीने के बाद लगवा लेंगे आप दूसरी डोज। ये तो 2 डोजेज आपको जाने से पहले लग जाएंगे, ये लाजमी लगवाएं। वहां पर जो है वो अगर हेपेटाइटिस लेके आप आते हैं तो ये बहुत गलत हो जाएंगे। नमूनिया की वैक्सीन वो अफराद जो सांस के मर्ज में मुब्तला हैं, दिल के मर्ज में मुब्तला हैं, उनको कोई और पुरानी बीमारी चल रही है जिसकी वजह से वो स्टीरॉइड्स पर और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी दवाओं पर है जो कि खून के अंदर यानी आपकी इम्यूनिटी को कम कर देती है। तो उन तमाम लोगों के लिए भी मेरी गुजारिश है कि वो नमूनिया की वैक्सीन जो है वो खास तौर पर लगवा लें। इसमें एक बात का ध्यान में रखिए कि दवाएं अपने फिजिशियन से जरूर लिखवाइए, दवाएं पैक करके भी लेके जाइए, लेकिन वहां पर डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, एंटीबायोटिक खास करके।
कि भी अगर दौरान तवाफ कोई हमारे सामने बेहोश हो जाए तो क्या करें? उसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, आप साइड भी है और